हेलो डियर सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। आप फिट होंगे, दुरुस्त होंगे टू बी फाइट द वॉर, टू बी प्रिपेयर द पर्टिकुलर एग्जाम। आज हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास देखा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इनटू द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ एटम एंड देन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम लोगों को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सबसे पहले इसको जो डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। बहुत सारे सोल्जर्स कहते होंगे कि नहीं, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया, लेकिन नहीं, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सर्टिफाइड आंसर एक्सेप्टेड फॉर्म है और टर्म प्रोटॉन वाज एक्चुअली गिवन बाय रदरफोर्ड। तो ये दो चीज़ें आप दिमाग में फोकस करेंगे, फिट करेंगे। द टर्म प्रोटॉन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड द डिस्कवरी of the proton was especially performed by the गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैसे प्रोटॉन को डिस्कवर किया? तो उन्होंने सबसे पहले एनोड रेज और कैनाल रेज की डिस्कवरी की। एनोड रेज और कैनाल रेज की डिस्कवरी की। कैसे एनोड और कैनाल रेज की डिस्कवरी की? तो he has just taken the same discharge tube। ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए इनटू दिस कैथोड रे ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। He just done the some modification into the cathode ray tube। और क्या मॉडिफिकेशन किया? सबसे पहले उन्होंने इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो पार्शियल प्रेशर था उसको क्या किया, बढ़ाया, यानी इंक्रीज किया। इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो पार्शियल प्रेशर उन्होंने लिया वो कितना लिया, 10⁻⁻1 mmHg। याद रखिए, थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, कैथोड रेज डिस्कवरी में जो प्रेशर लिया गया था, कितना लिया गया था, 10⁻³ mmHg। यानी इस केस में गोल्डस्टीन ने प्रेशर को अधिक लिया। प्रेशर अधिक लेने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या था, नंबर था, वो क्या था, अधिक था। फर्स्ट modification। Then second modification, he has just taken the perforated cathode। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज में परफोरेटेड एनोड लिया गया था, इसमें क्या लेना है, परफोरेटेड कैथोड लेना है। आप कैसे याद रखोगे? तो देखो, इसमें एनोड रेज यानी इसमें एनोड रेज चलेगा, एनोड की तरफ से चलेगा और जस्ट कैथोड के पीछे एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई गई। तो इस एनोड के सामने वाले स्क्रीन पे क्या बना, एक रे या एक फ्लोरेसेंस, एक चमक, ग्लो दिखाई दिया, जिसको कि हम लोग क्या बोले, या उन्होंने क्या बोला, दैट वाज एनोड रेज। क्या बोला, एनोड रेज। इस पर्टिकुलर कैथोड रे ट्यूब के अंदर कलर्ड रेज दिखाई दी।
कैसी रे दिखाई दी? कलर्ड रेज दिखाई दी। याद रखिए पीछे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में इनविजिबल कैथोड रेज का ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्व हुई, लेकिन यहाँ पे रे कैसी दिखाई दी? कलर्ड। तो 3 पॉइंट याद रखिए, वी हैव टू रिमेंबर द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, प्रेशर 10⁻⁻1 mmHg which is greater than the pressure as compared to the cathode rays experiment. Second, perforated cathode, और थर्ड याद रखना है कि हम लोगों को colored एनोड रेज। एनोड रेज इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन थी किधर से किधर तक? फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इनको कैनाल रे भी कहा गया क्योंकि दे वर पासिंग थ्रू द perforated cathode, hence it was also called as canal rays। ठीक है, तो इस तरीके से कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। अब कैनाल रेज की डिस्कवरी या एनोड रेज एक्चुअली में है क्या, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स थे कैथोड रे ट्यूब के अंदर, और कैथोड रे ट्यूब से जो कुछ इलेक्ट्रॉन निकला इस एटम को जो है जाकर के हिट किया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के जो है इलेक्ट्रॉन जो है निकला, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एटम को हिट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये किधर मूव करेंगे? दे विल जस्ट मूव टुवर्ड्स द एनोड, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड रेज बोलेंगे। एट द सेम टाइम जो ये चार्ज एटम है, जो आयनाइज्ड एटम हैं, गैसियस एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं, दे विल जस्ट माइग्रेट या मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और इसी को क्या बोला गया? एनोड रेज। क्या बोला गया? एनोड रेज। सो माय डियर सोल्जर्स, इस बात को ध्यान रखिए कि in case of cathode rays there was the transmission of electron, but in case of anode rays, that anode rays not contain the proton। एनोड रेज के अंदर क्या मिलता है? एनोड रेज किसका बनी हुई होती है? सो एनोड रेज आर मेड अप बाय द चार्ज एटम और मॉलिक्यूल। इस बात को याद रखिए, कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि एनोड रेज के अंदर प्रोटॉन नहीं था। क्या था? एनोड रेज के अंदर क्या था? दैट वाज द चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल। और कैसे चार्ज थे? पॉजिटिवली चार्ज थे, उनसे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। एंड देन रदरफोर्ड एक्सटेंसिवली स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ द एनोड रेज, और प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज का जब कंपेयर किया गया विद द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, तो ये पाया गया कि ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज वेयर मैचिंग विथ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लाइक दे जस्ट ट्रेवलिंग इनटू स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला? मेटल शीट ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, शैडो फॉर्मेशन हुआ। दे विल जस्ट हैव द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कैसे पता चला? मेटल शीट को क्या कर रही थी? ग्लो कर दे रही थी, उसको हीट कर दे रही थी। दे आयनाइजेस द गैसेस। जब किसी गैस के थ्रू पास किया गया तो वो क्या करती? गैसों को क्या करती? आयनाइज कर देती थी। देयर वाज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Got it clear? So almost all properties of anode rays were similar to the property of cathode rays except few property। वो property हम लोगों को याद रखना है। कौन सा? फर्स्ट है E/m वैल्यू। E/m वैल्यू मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो। चार्ज अपॉन मास रेशियो। So this E/m value was not fixed। क्या मतलब है कि इस कैथोड, इस CRT के अंदर, इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर यदि डिफरेंट गैसेस को भरा जाता था तो जो उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो जो आता था वो अलग अलग आता था।
डिफरेंट आता था। और ये चार्ज अपॉन मास रेशियो जब अलग अलग गैसों के लिए डिटरमाइंड किया गया तो सबसे ज़्यादा किस गैस के लिए पाया गया? किस गैस के लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। कहने का मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इससे टकरा जाएगा, तो यहाँ से देयर विल बी द इजेक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और रह जाएगा क्या? ये न्यूक्लियस। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या रह जाएगा? एक प्रोटॉन। क्या रह जाएगा? एक प्रोटॉन रह जाएगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन गैस के केस में जो एनोड रे ट्रेवल कर रही है एक्चुअली में वो क्या है? प्रोटॉन है। एक्चुअली में वो क्या है? प्रोटॉन है। अदरवाइज इन अदर केसेस या एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के इन केस ऑफ अदर गैसेस एनोड रे किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप बाय द आयंस। और कैसी आयन? कैटायन कह सकते हैं या पॉजिटिव आयन कह सकते हैं। तो हाईएस्ट E/m वैल्यू किसके लिए पाई गई? हाइड्रोजन के लिए पाया गया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या डिटरमाइन किया गया? द डिफ्लेक्शन ऑफ दीज एनोड रेज इनटू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम एनोड रेज को पास करते थे या पास उन्होंने साइंटिस्टों ने किया, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज किधर शिफ्ट हो रही थी, किधर मूव कर रही थी, बेंड कर रही थी? टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। लेकिन ये एनोड रेज बेंड करेंगे किधर? टुवर्ड्स द निगेटिव प्लेट। और इससे ये प्रूफ होता है कि एनोड रे इज जस्ट कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज. So by these property we can conclude that the anode rays just made up by the small particles having mass, having kinetic energy as well as carrying the charge. जब E/m वैल्यू डिटरमाइन किया तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि E/m वैल्यू नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए? एनोड रे के लिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है किसके लिए? एनोड रेस के लिए। और इस तरीके से डिटरमाइंड किया गया क्या? मास ऑफ प्रोटॉन। हमारे सिलेबस में डिटर्मिनेशन प्रोसीजर नहीं है, सीधे सीधे हमको वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए डियर सोल्जर्स। सो मास ऑफ प्रोटॉन वाज डिटरमाइंड as 1.672 into 10 power minus 27 kg, या we can say 1.672 into 10 power minus 24 ग्राम। यदि इसको हम लोग AMU में डिटरमाइन करें तो क्या कह सकते हैं? द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0072 AMU, या इट इज 1837 यानी 1837 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी, लास्ट में प्रोटॉन टर्म वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। तो ये जो है एक सीरीज है, कलेक्टिव एफर्ट है ऑफ द डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एंड इट इज द सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल वी कैन से। इज इट? अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ कि वर्ल्ड के साइंटिस्टों के बीच में एक जंग छिड़ गई, एक वॉर हो गया, एक युद्ध छिड़ गया। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कहते हैं कि हम लोग क्या हैं? सोल्जर्स हैं। क्यों सोल्जर्स हैं? बिकॉज वी हैव टू बी अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट और एम। सिमिलरली after the discovery of fundamental particle electron and proton, there was a great war among the scientists of the world to be determined the exact position of these fundamental particles into an एटम। एटम के अंदर इन पार्टिकल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए साइंटिस्टों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। एक दिन रात उसी पे काम करने लगे और डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट व्यूज़ रखे, डिफरेंट प्रपोजल रखे, डिफरेंट थ्योरीज रखी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स इनटू एन एटम, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं किसके रूप में? एटॉमिक मॉडल के रूप में।
इन विच फॉर्म? एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल क्या है? इट इज द पोस्टुलेशन, व्यूज, theory या hypothesis of the different scientists regarding the distribution of electron into an regarding the distribution of fundamental particle into an atom, and this is called as the atomic model. हमारे सिलेबस में 3 एटॉमिक मॉडल पढ़ना है. we have to study the 3 atomic models. फर्स्ट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, सेकेंड है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड थर्ड है बोर्स एटॉमिक मॉडल. थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल we have to be study in our curriculum, in our syllabus. One by one will describe. आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला फर्स्ट एटॉमिक मॉडल which was given by थॉमसन, that is called as the थॉमसन एटॉमिक मॉडल, क्या है इसको देखते हैं. Now soldiers, we are to start the discussion about the atomic models. एटॉमिक मॉडल क्या है? ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा कि क्या है. These are the views or postulations of the different scientists regarding or about the distribution of fundamental particles, that is electron, proton. Yeah, later on when we'll just discovery of a neutron, it will be, we'll just say. So these fundamental particle एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक्चुअली में उनकी क्या पोजीशन है, इस प्रकार के व्यूज़ का जो है कि स्टडी क्या कहलाता है? एटॉमिक मॉडल कहलाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एटॉमिक मॉडल हम लोगों को पढ़ना है. पहला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और तीसरा है बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो these atomic model will discuss one by one into upcoming video lecture. You will be stay with me with रामजी सर. पहला हमारे पास आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द थॉमसन एटॉमिक मॉडल मल्ली. थॉमसन is the very great scientist. He is just very great scientist and he just got the Nobel Prize. उनको जो है इस मॉडल के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला और उनके मॉडल का जो अलग अलग नाम है, कौन कौन से नाम हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप कह सकते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल कह सकते हैं आप, या प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हैं, या रेजिन मॉडल कह सकते हैं. और इस मॉडल, इस हाइपोथेसिस, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या बताया डियर सोल्जर्स थॉमसन ने कि जो एटम है एक सॉलिड स्फीयर है. क्या है? सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है. पॉजिटिव चार्ज इट विल बी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सॉलिड स्फीयर और वी कैन से इनटू एन एटम. और उस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धंसा हुआ है, एम्बेडेड है. इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बेडेड है इनटू द पॉजिटिव चार्ज. और इसको हम लोग समझ सकते हैं जस्ट लाइक द वाटरमेलन. तरबूज को यदि हम काटें इस तरीके से तो उसमें जो रेडिश पोर्शन दिखाई देगा सामने से वो क्या होगा? दैट विल रिप्रेजेंट, दैट विल इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज. और उसके अंदर जो ब्लैक कलर की काली काली जो सीड धसी होती हैं दैट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन. जो रेडिश होगा दैट विल बी प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर क्या होगा? एम्बेडेड होगा. तो इस तरीके से हम लोग वाटरमेलन मॉडल इसको कहते हैं. प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल, जैसे हमारे घरों में खीर बनती है तो उसका जो बल्क मटेरियल है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट क्या है? दूध है. तो जैसे बर्तन वेसल्स के अंदर दूध डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क है, वी कैन अंडरस्टैंड सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू एन एटम. और उस खीर के अंदर किशमिश, मुनक्का या इस तरीके से जो आप डाल रखे होते हैं बीच बीच में, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो दैट इज द इलेक्ट्रॉन. सो on the basis of this we can say it one is रेजिन मॉडल. इसको और बेटर तरीके से भी हम लोग आइसक्रीम मॉडल भी
कह सकते हैं। जैसे आइसक्रीम जो मटेरियल के अंदर बीच बीच में चेरी के जो है चेरी मटेरियल जो है एम्बेडेड होता है, अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं। रायता के अंदर बूंदी है, रायता कॉन्टिन्यूसली पार्ट है, कॉन्टिन्यूस पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो बूंदी है बीच बीच में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में हम लोगों ने स्पेशली बायो स्टूडेंट इसको याद रखे होंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इस तरीके से बताया गया था। सो सिमिलरली थॉमसन जस्ट पुट फॉरवर्डेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल इनटू एन एटम। तो ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, इसके बेस पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, एडवांस साइंस होती गई, तो इनके मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन उस ज़माने में इट वाज अ ग्रेट एडवेंचर, इट वाज ग्रेट डिस्कवरी, और यूँ ही बताने में सक्षम रहे कि एटम क्या है, एटम क्या है, न्यूट्रल है। यानी इस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होंगे, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है थॉमसन ने बताया, और रेस्ट जो 2 एटॉमिक मॉडल हैं आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द रदरफोर्ड एज वेल एज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, फेयर कॉपी में नोट बनाते रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए, एंड इफ एनी डाउट यू कैन बी आस्क द क्वेश्चन ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 7880882988। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।